नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, यूपीपीसीएस के पेपर के मामले में डेट के बारे में आप लोग सभी लोग शायद परिचित हो ही गए होंगे। तो अब जो है संभवतः मंडे या ट्यूसडे को एक यूपीपीसीएस की स्ट्रैटेजी का वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा कि अब बेसिकली जो आपकी रणनीति होनी चाहिए वो किस तरीके से होनी चाहिए, चाहे वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो बीच में तो संडे पड़ रहा है, मतलब होगा, लेकिन इसके बाद जो है आपको चीजें बता दी जाएंगी कि इस तरीके से आपको देखना है। लेकिन वो वीडियो आप लोग प्लीज देखिएगा, वो आपके काम का वीडियो रहेगा। और आरओ की स्ट्रैटेजी का वीडियो ऑलरेडी दिवाकर सर लेके आएंगे और पीसीएस के लिए मैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो प्रॉपर तरीके से बहुत ही अच्छे ढंग से जो है लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको जो है चीजों को क्लैरिफाई करूंगा कि बेसिकली क्या कुछ करना है। ठीक है, तो हम लोग उस पर जो है बात करेंगे कल। लेकिन उसके पहले अगर आपका फोकस बेसिकली आरओ के एग्जाम पर है तो उसके लिए बेसिकली डिकोड एग्जाम की तरफ से आपके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जो कि मैं आजकल आपको डेली बता रहा हूं। जो लोग नए हैं वीडियो पर वो लोग देख लीजिए वीडियो, बाकी जो लोग पुराने हैं वो चाहे तो इस समय इस वीडियो को आप थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या चल रहा है आरओ के लिए, यानी कि आपकी प्रैक्टिस करने के लिए डिकोड एग्जाम ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है आरओ प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज। इसके माध्यम से दरअसल आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी एक तरीके से, यानी कि लगभग 7,000 प्रश्नों के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम का सुनिश्चित रिवीजन हेतु वीडियो टेस्ट सीरीज आपको दिया जाएगा। वीडियो टेस्ट सीरीज होगा अपने आप में। ठीक है, इसके अलावा परीक्षा का जो वर्तमान ट्रेंड है, क्योंकि यह बहुत जरूरी होता है कि अगर आप प्रेजेंट टाइम के ट्रेंड को नहीं पकड़ते हो कि वर्तमान में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भटक जाते हो। ऐसे में वर्तमान जो ट्रेंड है आयोग का, ठीक है, चाहे आरओ का हो चाहे पीसीएस का हो, हालांकि ये प्रोग्राम आरओ के लिए है, तो आरओ में जो प्रश्नों की प्रकृति जो चेंज हो रही है फिलहाल के वर्षों में, उसी के आधार पर प्रश्न को दिए जाएंगे और उसी के आधार पर आपको बेसिकली प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, इसके अलावा टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट वाइज क्या होगा, डेली टारगेट दिया जाएगा आपको रिवीजन के लिए। 3 टाइम्स कंप्लीट रिवीजन आपका बेसिकली होगा। इसमें सॉल्व्ड और अनसॉल्व पीडीएफ ऑफ एवरी टेस्ट, यानी कि सभी जो है पीडीएफ आपके जो है मिलेंगे आपको जो है सॉल्व और अनसॉल्व फॉर्म में। तो ये आपके लिए क्या होगी, एक अच्छी जो है न्यूज होगी। इसके अलावा 4000 प्रश्नों का क्या होगा, डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसके अलावा 15 फुल जो है सिलेबस टेस्ट होगा, जिसमें 3000 क्वेश्चंस बेसिकली इन 15 टेस्ट में दिए जाएंगे। और ये क्वेश्चन और प्लस इनका जो एक्सप्लेनेशन होगा, अर्थात जो इनकी व्याख्या होगी, वो बेसिकली आपके लिए क्या होगी, बाइलिंगुअल होगी, अर्थात इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको प्रश्न और व्याख्या मिलेगी। तो ये आप चाहे हिंदी माध्यम के छात्र होंगे या फिर आप इंग्लिश माध्यम के छात्र होंगे, आप दोनों छात्र मतलब सब किसी भी छात्र होंगे, किसी भी माध्यम के होंगे, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली होगी। डिटेल्स अगर आपको जानकारी लेनी है या अगर आपको प्रोग्राम को ज्वाइन करना है, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करना होगा। आपको मैसेज टाइप करना होगा वीडियो टेस्ट, और उस वीडियो टेस्ट मैसेज को लिख करके आपको पोस्ट करना होगा, अर्थात सेंड करना होगा। किस नंबर पे आपको सेंड करना होगा, व्हाट्सएप नंबर 9506742546 पर, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर। ठीक है, तो डिटेल्स जानकारी आपको पूरे प्रोग्राम की वहां पर मिल जाएगी, जो भी चीजें आपको वहां पर करनी होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग अब अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ प्रश्न है। लेकिन उसके पहले आपको करना है रिवीजन, यानी कि जो हमने कल जो है प्रश्नों को किया था। तो सबसे पहले आप अपनी आंखों को बंद करिए या फिर आपने सामने आप कॉपी और पेन को रखिए। जैसा ही मैं प्रश्न बोलता हूं, तुरंत आपके मन में उस प्रश्न का उत्तर आ जाना चाहिए, या फिर तुरंत जो है अपनी कॉपी में उस प्रश्न का उत्तर लिखिए और देखिए कि क्या आपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था, क्या आज आपको याद है या नहीं याद है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो है आपका रिवीजन। यदि आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपको आपकी पढ़ाई का कोई मोल नहीं रह जाएगा, क्योंकि बहुत पढ़ना जो है समझदारी नहीं होती है, बल्कि कम पढ़े हुए को जो है रिवीजन करना और उसको अपने दिमाग में बिठाना और उन प्रश्नों को सही करना, यही जो है क्या होता है, एक पढ़ाई का मेन जो है टारगेट होता है। ठीक है, इस आधार पर करेंगे तो चीजों को आप कर ले जाएंगे। नहीं तो बहुत पढ़ेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, 4 ऑप्शन दिया होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे वहां पर। ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। चलो फटाफट हम लोग रिवीजन करते हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहां पर
समिट ऑफ द फ्यूचर कार्यक्रम को क्या किया गया है, संबोधित किया गया है। तो वो देश कौन सा है, तो वो देश है आपका अमेरिका। अभी आपको पता होगा कि हाल ही में अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। इसके अलावा हाल ही में भारत ने किस देश को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया? कौन सा देश है जिसको भारत ने पछाड़ा है? तो देश कौन सा है? वो देश है आपका जापान। जापान पहले तीसरे स्थान पर था, लेकिन अब जापान को भारत ने पीछे कर दिया है। अब आ गया है जापान की जगह पर भारत, यानी कि तीसरे स्थान पर भारत। और प्रथम स्थान पर कौन है भाई साहब? प्रथम स्थान पर इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, सेकंड पर है चाइना, थर्ड पे है भारत, फोर्थ पे कौन सा है? जापान। ठीक, ये 4 कंट्री आपको बेसिकली याद रखनी है। इसके अलावा हाल ही में मेक इन इंडिया ने कितने वर्ष पूरे कर लिए, यानी कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 साल पूरे कर लिए हैं और अभी चल रहा है 2024। इसका मतलब मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आप कहेंगे कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए चुना गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपका। तो वो फिल्म कौन सी है? लापता लेडीज है। और कल हमने आपको इस फिल्म के डायरेक्टर के बारे में बताया था कि इस फिल्म के डायरेक्टर जो हैं कौन हैं। तो अब मुझे फट से आप लोग जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ कि इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है। हो सकता है आपसे प्रश्न यही पूछ ले कि जिस फिल्म को अभी हाल ही में भारत की फिल्म को ऑस्कर के लिए चुना गया है उसके डायरेक्टर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए मुझे फटाफट। इसके अलावा डेंगू संक्रमण इस समय बहुत फैला हुआ है और कल हमने आपको इसके बारे में बताई थी चीजें। तो बताना आपको कि डेंगू संक्रमण जो होता है किस क्या कारण होता है। तो मादा मच्छर होता है एक एडिस एजिप्टी, उसके कारण बेसिकली ये डेंगू का संक्रमण फैलता है। ठीक है, जानने की। इसके अलावा बराक भुवन वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यहाँ, ये कहां पर स्थित है? तो ये है आपका असम में। और कल हमने बताया था कि बेसिकली ये जो बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य है ये चर्चाओं में क्यों है। तो हमने कल आपको बताया था कि बेसिकली यहां पर रोड कंस्ट्रक्शन होना था इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, लेकिन एनजीटी जिसको हम लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात हरित न्यायाधिकरण बोलते हैं, इसने क्या किया? इसने यहां पर रोड कंस्ट्रक्शन को क्या किया? रोक दिया। इसीलिए बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अर्थात ये वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है? चर्चाओं में रहा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा अच्छा हाँ, इसके अलावा जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इनके जो है स्थान और पर्टिकुलर जो नेशनल पार्क सेंचुरीज होती हैं वहां पर कौन कौन से जीवों का संरक्षण किया जाता है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आप लोग कर लीजिएगा। और इसको हमने आपको जो हमारा यूपीपीसीएस का क्रैश कोर्स जो चल रहा है उसमें हमने जो एनवायरमेंट की क्लास आपके लिए ली है, वहां पर हमने सारे इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वहां पर उनके जीवों की स्थिति सब कुछ हमने आपको वहां पर क्या किया है? बताया है। ठीक है, तो आप चाहें तो उस क्लास को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में यूपीपीसीएस क्रैश कोर्स दिया है, वहां पर आप मेरी क्लास देख लीजिएगा। और शेड्यूल अगर देखना होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा डिकोड एग्जाम के, वहां पर शेड्यूल जो है और इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लास आपको मिल जाएंगी। चलिए, इसके अलावा हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा कैंसर मूनशॉट पहल की शुरुआत की गई है? तो बेसिकली क्वाड के द्वारा। और क्वाड क्या है? क्वाड 4 देशों का समूह है। कौन कौन से देश हैं निश्चित तौर पर आपको पता होगा। 2 से 3 दिन हमने आपको क्वाड के बारे में बताया है। तो इन क्वाड समूह ने बेसिकली इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके अलावा वर्ष 2024 में हड़प्पा सभ्यता की खोज के कुल कितने साल पूरे हो गए? तो आपको पता होगा 100 साल जो है क्या हो गए? इसके पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए क्या भाई साहब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जॉन मार्शल का आपने नाम सुना होगा, जिनके नाम दरअसल इस खोज का जो है वो दिया जाता है श्रेय। इसके अलावा कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताइए अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर, 12 सितंबर। आप सभी लोगों ने आंसर सही दिया था। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। तो आपके लिए उत्तर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि 8 सितंबर को बेसिकली अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आज का प्रश्न हमारा करंट अफेयर्स का कि G4 समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? रूस, भारत, जापान, जर्मनी। बताइए मुझे इसका फटाफट उत्तर बताइए कि G4 की जो कंट्री है उसमें कौन सा देश शामिल नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रूस। रूस शामिल नहीं, बाकी भारत, जापान, जर्मनी तीनों देश इसमें शामिल हैं। और एक देश और शामिल है इसमें +1, वो देश कौन सा है? आइए हम इसको व्याख्या में देखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया आपका ब्राजील। जर्मनी
भारत और जापान। तो यहां पर कौन सा देश शामिल नहीं था? यहां पे जापान, बेसिकली फ्रांस, चीन, सॉरी एक सेकेंड, ये बैक हो गया, जस्ट ये देखो, भारत, जापान, जर्मनी था, यहां पर ब्राजील नहीं था। ठीक है, तो यहां पर आप चाहें तो प्लस क्या करिएगा, प्लस ब्राजील। ठीक है, तो ये क्या है? ये G4 कंट्रीज हैं। ठीक है, आइए अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। तो G4 समूह में ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान शामिल हैं। चर्चा में क्यों है भाई साहब? ये चर्चा में इसलिए क्योंकि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में G4 देश के विदेश मंत्रियों से मुलाकात जो है की, मुलाकात की, करनी नहीं होगी, की होगी, मुलाकात की। और आपको पता होगा कि बेसिकली जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, ये चारों देश जो है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल होने की जो है एक दूसरे का पक्ष रखते हैं। और अभी हाल फिलहाल में इन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ सुधारों की बात भी कही है और कहा कि हमें जो है अस्थायी सदस्यता प्राप्त की जाए, यानी कि इन देशों को अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए एक दूसरे का ये सपोर्ट करते हैं। और यहां पर एक मजेदार प्रश्न आपके लिए और बन जाएगा कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, अर्थात जिसको हम लोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बोलते हैं, इसमें जो है अस्थायी सदस्य कौन से हैं? यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बताओ भाई साहब, जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कौन से 5 सदस्य क्या हैं? अस्थायी हैं। तो जिसमें से पहला जो देश है वो है आपका अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन। मजेदार बात यह है कि भारत को लेकर के जो है सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है, इसमें भारत को लेकर के, किस देश को लेकर के? भारत को लेकर के लगभग जो है सभी देश इसका सपोर्ट करते हैं कि भाई भारत को इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता दे दी जाए। लेकिन मजेदार बात यह है कि इसमें से अमेरिका, फ्रांस जो है, रूस, सभी जो है एग्री करते हैं। लेकिन जो ये आपका घनचक्कर वाला देश जो चाइना है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल जिसके सामान का इस्तेमाल आप खूब करते हो भर भर के, ये जो है अड़ंगा लगा देता है कि भैया नहीं, भारत को शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें वीटो पावर होती है। अगर 5 में से एक देश ने भी कह दिया कि भैया नहीं, हमारी सहमति नहीं है, तो फिर किसी देश को शामिल नहीं किया जाता है। चीन बार बार अड़ंगा इसमें लगा देता है, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं चीन का जो आधिपत्य है, चीन का जो पावर है, कहीं ना कहीं कम होने के कारण, क्योंकि आपको पता है कि भारत जो है न सिर्फ आर्थिक रूप से वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, बल्कि अन्य सामरिक दृष्टिकोण के साथ साथ में अन्य कई मुद्दों पर भारत इस समय इस वैश्विक पटल पर उभर कर सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं लीडिंग पावर में आ रहा है, लीडिंग जोन में आ रहा है। ऐसे में चाइना के लिए दरअसल गया है, खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है। तो चाइना भाई साहब जो है आपका ना, ये बहुत रोकता है इस मामले में। तो कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि बताइए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं और कौन कौन से हैं, ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। तो भारत इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में है, अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलो, इसके अलावा एशिया पावर इंडेक्स 2024, हालांकि इसको कल हमने आपको कराया था, लेकिन आज उसी प्रश्न को हमने दूसरे फॉर्म में मॉडिफाई कर दिया है। यानी कि आपको बताना है आज कि एशिया पावर इंडेक्स 2024 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे शक्तिशाली देश के रूप में शामिल हुआ या उभरा है या है। ठीक है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। तो इसमें से जो पहला देश है जो अभी इंडेक्स से जारी किया गया है, उसमें से जो पहला देश है वो हो जाएगा आपका अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इज द क्या राइट आंसर। ओके, तो आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक कौन सा है? लोवी इंस्टीट्यूट। इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है प्रश्न आपके यहां से पूछ ले कि किस इंस्टीट्यूट ने यह रिपोर्ट जारी की है। तो ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक कौन सा है? लोवी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है? इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका है और को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अमेरिका दूसरे स्थान पर है, सॉरी प्रथम स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर है चीन, और तीसरे पर स्थान पर कौन है? भारत, और चौथे स्थान पर कौन है? जापान है। लास्ट ईयर क्या था? भारत जो है किसके स्थान पर था? भारत था जापान के स्थान पर। यानी कि ओवरऑल अभी क्या हो गया है? चलिए, पिछले साल क्या था? यहां पर भारत की जगह पर जापान था। जापान पिछले साल तीसरे स्थान पर था, अभी कहां पर चला गया है? चौथे स्थान पर चला गया है। ठीक है, यानी कि इस समय इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जहां पर पहले तीसरे स्थान पर जापान था, तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो कि 2024 में रिलीज की गई है, इस रिपोर्ट के आधार पर भारत अब जापान की जगह पर, जो कि पहले तीसरे स्थान पर था, उसकी जगह पर अब भारत हो गया है और जापान चला गया है
चौथे स्थान पर। ठीक है, कल हमने आपको ये बताया भी था। अब पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका। दूसरे पर कौन? चीन। तीसरे पर कौन? भारत। चौथे पर कौन? जापान। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ो। हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है आपके लिए। हरिणी, अमर सूर्या, सुहा पटेल, अनुराग कुमार दिसानायके या इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर आप लोग बताओ। इसमें से एक उत्तर शायद आप जानते होंगे। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? हरिना, अमर सूर्या। ये बेसिकली अभी हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है, अर्थात इनको चुना गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही जो हमने आपको बताया। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने दिनेश गुणवर्धने का स्थान जो है लिया, यानी कि इसके पहले दिनेश गुणवर्धने प्रधानमंत्री थे यहाँ के श्रीलंका के। वे श्रीलंका की 16वीं नंबर की प्रधानमंत्री हैं। यह फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाता है। हो सकता है आपसे यही प्रश्न पूछ ले कि किस नंबर की प्रधानमंत्री बनी है वो, 16वीं नंबर की। और इसमें एक फैक्ट और इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री है वो, यानी कि इसके पहले 2 महिला प्रधानमंत्री और महिला के रूप में नियुक्ति पा चुकी हैं, और ये किस नंबर की है? तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। यह भी आपके लिए जानना जरूरी था। इसके अलावा इसके साथ ही राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? यह प्रश्न भी हमने आपको कराया था परसों। तो राष्ट्रपति के रूप में अनुराग कुमार दिसानायके को चुना गया है। और मैंने आपको कल बताया था कि बेसिकली दरअसल ये जो राष्ट्रपति चुने गए हैं बेसिकली चीन समर्थित हैं, यानी कहीं ना कहीं चाइना के पक्ष में रहते हैं। ऐसे में मैंने आपको बताया था कि कई जगहों पर बेसिकली क्या है, भारत के जो पड़ोसी देश है वहां पर चीन समर्थित सरकारें बनी है, चाहे वो मालदीव का मामला हो, चाहे बांग्लादेश का हो, या फिर चाहे वो आपका अभी पड़ोस में आपका श्रीलंका है। तो ये समस्या कहीं ना कहीं भारत के सामने उभरी है। हालांकि मैंने परसों भी बताया था आपको कि भारत की जो अभी अंतर्राष्ट्रीय नीति है, डिप्लोमेसी है, वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर है। तो ऐसे में भले ही चीन समर्थित सरकार बन रही हो, लेकिन भारत के सामने सब लोग क्या रहेंगे? फीके रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर, 28 सितंबर। तो बेसिकली जो अंत्योदय दिवस मनाया जाता है वो 25 सितंबर को मनाया जाता है। 25 सितंबर को, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और क्यों मनाया जाता है ये भी आपको पता होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आप लोग जानते होंगे, उन्हीं के बारे में ये चीजें हैं। तो यानी कि अंत्योदय प्रतिवर्ष 25 सितंबर को मनाया जाता है। कारण क्या है इसका? कारण यह है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर दरअसल इसको मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1916 को, और इसी को ही यानी कि 25 सितंबर को ही क्या किया गया? अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया गया। अब आप कहेंगे सर अंत्योदय दिवस क्या है? बहुत अच्छा इसका मीनिंग है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसके अर्थ को बताया था। अंत्योदय मतलब अंतिम पायदान पर, एक तरीके से अंतिम पायदान, भारत के अंतिम पायदान पर जो बैठा व्यक्ति है, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है, वहां तक क्या हो? वहां तक विकास हो, वहां तक क्या हो? उसका उदय हो। ठीक है, यानी कि सभी का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, सभी का सभी प्रकार से विकास हो। जैसे कि गांधी ने सर्वोदय का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक कुछ इसी प्रकार से अंत्योदय भी है, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का क्या है? कॉन्सेप्ट था। तो इसी के अवसर पर अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। यानी कि सरकार का यह उद्देश्य होना चाहिए कि जो अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है उसका क्या हो? कल्याण हो। और कल्याण से बात एक आप लोग जानते होंगे कि सरकार का उद्देश्य क्या होता है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। ऐसे में सर्वोदय का कॉन्सेप्ट, अंत्योदय का कॉन्सेप्ट आपके जरिए जानना जरूरी है। और ये कॉन्सेप्ट दोनों के दोनों आपके मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट एक जो है टास्क देता हूं। टास्क पहला आपका है, क्या है टास्क आपका? टास्क पहला है आपका कि आपको 2 कॉन्सेप्ट को रेडी करना है मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक पॉइंट आपको तैयार करना है अंत्योदय, ठीक है, इसको तैयार करिएगा। और एक प्रश्न है आपके सामने, शब्द है सर्वोदय। ठीक है, दोनों, ये किसका है? ये है गांधी जी ने सर्वोदय का इस्तेमाल किया, और ये इस्तेमाल किया अंत्योदय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। तो ये दोनों आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई साहब प्लीज नोट कर लो, है ना। मुझे पता है कि आपका दिमाग चैटियाने में लगा होगा, मत चैटिया हो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब बातें जो मैं आपको बकता रहता हूं भाई साहब। ये सब बातें आपको कोई बताएगा नहीं, टीचर आएगा पढ़ा के निकल चला जाएगा क्लास में। ठीक है, बताएगा नहीं कोई आपको बार बार। मैं कहता हूं इसको नोट डाउन करो। ये प्रश्न पूछा जाता है तो इसको नोट कर लो, आपके भविष्य के लिए मैं आपके बता रहा हूं। ठीक है, मैं डेली हर बार मैं आपको चिल्ला चला के कहता रहता हूं। टास्क की कॉपी नहीं बनाई है तो बना लो,
मैं फिर से कह रहा हूं, टास्क वाली कॉपी अगर आपने नहीं बनाई है बना लो। अगर जो मैं प्रश्न अंतिम में देता हूं वीडियो के अंत में मुख्य परीक्षा का, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसकी प्रैक्टिस भी करो। ये दोनों काम करोगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे साथ मिलकर मेहनत कर ली, यकीनन आपको फायदा होगा और यकीनन आपका सिलेक्शन भी होगा। लेकिन शर्त इतनी है कि मेरी बातों को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, मेरी बातों पर आपको थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा। चाहे एज ए टीचर विश्वास कर लीजिए, चाहे एज ए मेंटर विश्वास कर लीजिए, चाहे एज ए फ्रेंड विश्वास कर लीजिए, ठीक है, चाहे एज ए भाई विश्वास कर लीजिए, जो आपको सही लगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जन्म क्या है, 25 सितंबर 1916। स्थान कहां पर जन्म हुआ था इनका, मथुरा, आप लोग जानते होंगे, मथुरा उत्तर प्रदेश में। और निधन हो गया इनका 11 फरवरी 1968 को, यानी कि 11 फरवरी 1968 को इनका देहांत हो गया। तो ये फैक्ट हैं जो आपको जानने के लिए जरूरी थे, ठीक है। नेक्स्ट है, वह एक प्रमुख जो है समाज सुधारक थे, राजनीतिज्ञ थे, आपको पता होगा, हालांकि बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा ही अंत्योदय का कॉन्सेप्ट दिया गया, आपको पता होगा। अंत्योदय का अर्थ हमने आपको बता दिया कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का कल्याण अर्थात उनका विकास, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संघ एयरलाइन, ठीक है, को किस राज्य में मंजूरी प्रदान की गई है हाल ही में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, करंट का है और बढ़िया प्रश्न है। तो इसकी शुरुआत बेसिकली भी हाल ही में उत्तर प्रदेश में की गई है ये। और ये जो संघ एयरलाइन है बेसिकली ये क्या है, घरेलू एयरलाइन है। क्या, घरेलू एयरलाइन है, अर्थात ये इसकी जो सर्विसेज होंगी क्या होंगी, इंडिया में ही होंगी। कहां पर होंगी, इसकी सर्विसेज इंडिया में होंगी। और कहीं ना कहीं ये इंडिगो वगैरह को क्या करेगी, क्या करेंगे, इसको कहीं ना कहीं टक्कर देगा, ठीक है। तो ये अच्छी खबर है अपने आप में, घरेलू एयरलाइन है और अपने आप में ये तीसरे नंबर की घरेलू एयरलाइन मानी जाती है, ठीक है। तो पहला प्रश्न सीधा वही फैक्ट कि हाल ही में केंद्रीय विमानन मंत्रालय द्वारा जो है मंजूरी प्रदान कर दी गई है, ठीक है, द्वारा संघ एयरलाइन को उत्तर प्रदेश में मंजूरी प्रदान की गई है। इसका मुख्य केंद्र कहां होगा, लखनऊ और नोएडा होगा, यानी कि दो सेंटर इसके बेसिकली बनेंगे, एक लखनऊ बनेगा और एक बनेगा कहां पर, नोएडा होगा। और इसकी कई सारे उड़ानें जो है रहेंगी, जो कि अलग अलग छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट या अन्य जो है जगहों को ये जोड़ने का काम करेगी। तो ये अपने आप में घरेलू एयरलाइन है, इसीलिए इसकी उड़ानें जो है क्या होंगी, बहुत जो है अलग अलग स्थानों को करेंगे। तो ये अपने आप में अच्छी खबर है। उड़े देश का आम नागरिक आप लोग पता होगा, उसी के तत्वाधान में चलाया जा रहा है कार्यक्रम। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 2024 की थीम क्या है आपको बतानी है। शांति के साथ पर्यावरण विकास, शांति सुरक्षा का समाधान, शांति की संस्कृति का संवर्धन या इनमें से कोई नहीं, बताइए फटाफट। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। लेकिन इसके पहले आपको बताना है कि इसकी थीम क्या थी। तो थीम थी इसकी भैया ऑप्शन नंबर सी, शांति की संस्कृति का क्या करना, संवर्धन करना, ठीक है। और यह प्रश्न हमने आपको कराया था, अगर आपको याद होगा। तो अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, आप कहेंगे 21 सितंबर को, अर्थात 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। और थीम क्या है, थीम है इसकी शांति की संस्कृति का संवर्धन, शांति की संस्कृति का क्या करना, संवर्धन है, ये इसकी थीम है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आजकल आपको पता होगा कि वैश्विक स्तर पर बहुत ज्यादा जो है युद्ध की स्थिति बनी रही है, ऐसे में यह प्रश्न आपके लिए जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 23 सितंबर, 24 सितंबर, 27 सितंबर या फिर 28 सितंबर। जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर बताओ कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, सी होगा, अर्थात 27 सितंबर, क्या 27 सितंबर को बेसिकली क्या होता है, यह विश्व पर्यटन दिवस क्या होता है, मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी कर लीजिए सही। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इस साल का विषय पहले आप जान लो। तो विषय क्या है, विषय है आपका पर्यटन और शांति, जो क्या लिए आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। मतलब टूरिज्म इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन शांति भी उसके लिए जरूरी है, इसलिए इस बार का थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप कहेंगे कि इस साल का जो थीम है वो क्या है, पर्यटन और शांति है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भावी पीढ़ियों के लिए दीर्घकालिक और न्याय संगत पर्यटन को बढ़ावा देना है। और मनाए जाने का कारण क्या है, यानी कि 27 सितंबर की डेट क्यों चूज की गई, तो इसका कारण यह है कि 27 सितंबर 1970 को, कब, 27 सितंबर 1970 को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, यानी कि UNWTO की स्थापना 27 सितंबर 1970 को हुई थी। इसीलिए 27 सितंबर की डेट किसके लिए चुनी गई, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में चुनी गई। तो यह भी आपको फैक्ट याद रखना है, हो सकता है आपसे पूछ ले।
इसके अलावा लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में पर्यटन की भूमिका को दर्शाने के उद्देश्य से हर साल 27 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। एक चीज यहां पर मैं और नोट करा दे रहा हूं कि भैया आपके एग्जाम में 2 प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। क्या? एक प्रश्न पूछा जाता है मुख्य परीक्षा में आपके पीसीएस मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है मेंस में, किसके लिए? एक प्रश्न पूछा जाता है पर्यटन नीति पर। किसकी पर्यटन नीति? उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति पर कई बार भाई साहब प्रश्न पूछा है और सीधे तौर पर ये सिलेबस में आपके मेंशन भी, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डेटा है। ये क्वेश्चन आपके लिए बनेगा यूपी को लेकर के, और साथ ही साथ में राष्ट्रीय पर्यटन, इसको भी आपको क्या करना है? रेडी कर लेना है, राष्ट्रीय पर्यटन। ठीक है, ये दोनों प्रश्न भैया आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, और सरकार इस पर जो है बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। तो टास्क 2 है आपका आज का। टास्क 2 क्या है? टास्क 2 है कि आप मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति और साथ ही साथ में राष्ट्रीय पर्यटन नीति पर आप जो है क्या करिएगा? बना लीजिएगा नोट्स अच्छे तरीके से। ठीक है, और राष्ट्रीय पर्यटन नीति का नोट्स बनाते समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन नीति का क्या योगदान है, क्या उसके फायदे होंगे, उन पर भी आप लोग 2-4 फैक्ट को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको रेडी कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपने मुख्य परीक्षा वाली कॉपी में या फिर टास्क वाली कॉपी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत विश्व में एथेनॉल उत्पादन में किस स्थान पर है? एथेनॉल चर्चाओं में रहता है, और एथेनॉल उत्पादन में किस स्थान पर भारत है, यह आपको बताना है। तो पहले स्थान पर है या दूसरे पर है या तीसरे पर, चौथे पर है? बताओ फटाफट, कौन से स्थान पर है एथेनॉल उत्पादन में? ठीक है, तो वो भारत जो है एथेनॉल उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। और एक बात और बता दूं कि भारत एथेनॉल उत्पादन में कहां पर? उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, 3rd रैंक पर है, और उपभोक्ता मामलों में भी कहां पर? उपभोक्ता में भी बेसिकली 3rd स्थान पर है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है, और इसी के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन वर्ष 2023 में लॉन्च किया गया था। और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इस पर भी हमने आपको टास्क दिया था कि आप लोग इसको क्या करिएगा? रेडी कर लीजिएगा। ग्रीन हाइड्रोजन एक कॉन्सेप्ट क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन इसको बोलते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, यह भी आपके एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग टास्क 3 के रूप में बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर भी प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो टास्क नंबर 3, तो आज हमने 3 टास्क आपको दिए हैं। 3 के तीनों टास्क जो है आप समय मिलते ही क्या करिएगा? बना लीजिएगा नोट्स। आपसे मेरी हाथ जोड़ के करबद्ध आपसे निवेदन है, आंतरिक निवेदन है, आत्मिक निवेदन है कि प्लीज आप इन सब चीजों को नोट डाउन करते रहा करो, बहुत फायदा मिलेगा। मेरे करंट अफेयर्स पढ़ने से आपको बहुत फायदा मिलेगा, मैं फिर से कह रहा हूं आपको। ठीक है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस जगह पर आप हो उस जगह से मैं निकल चुका हूं। मुझे पता है कि आप कहां पर गलती करते हैं, मुझे पता है कि आपको कहां पर गाइडेंस की कमी होती है। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, इसके लिए मेंटर्स होते हैं अलग अलग, बड़ी बड़ी कोचिंग में जाओगे, उनकी अपॉइंटमेंट होती है, और ये सब चीजें मैं आपको फ्री बता रहा हूं, समय देकर के बता रहा हूं। ठीक है, मेरा कोई आवश्यकता नहीं थी, मैं करंट पढ़ा के निकल जाता, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप भटकें, आप जो है बहुत लंबे समय तक इस परीक्षा के जाल में फंसे रहें। मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो और आप इस जंजाल से बाहर जाएं और अपने माता पिता की सेवा करें, समाज का सेवा करें, मेरा ये उद्देश्य है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज आप लोग इन सभी बिंदुओं को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो टास्क 3 क्या है आपका? ग्रीन हाइड्रोजन, इसको आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, हालांकि समय समय पर मैं आपको इन सभी बिंदुओं पर चर्चाएं करता रहता हूं कि क्या कुछ चीजें इसमें होती हैं। तो भारत अभी वैश्विक स्तर पर एथेनॉल उत्पादन में और एथेनॉल उपभोक्ता के मामले में भी तीसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। और ग्रीन हाइड्रोजन की अगर बात करें, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के माध्यम से बेसिकली जो है इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो सेम पॉइंट वही है जो अभी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, और इसमें क्या है कि ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के उद्देश्य से भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए 2023 में 19,744 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई थी। तो इसलिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है, फटाफट बताइएगा क्या कि निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जावा घास है, जेट्रोफा है यानी कि जिसको हम लोग रतन ज्योत बोलते हैं, गुग्गुल है या फिर रोसा घास है, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा पौधा है जिसके माध्यम से बायोडीजल
प्राप्त किया जाता है या जिसको बायोडीजल पौधा कहते हैं? फटाफट मुझे इसका उत्तर दीजिएगा और आज इतने कमेंट आप कर दीजिए कि मुझे लगे कि आप लगातार पढ़ाई कर रहे हो। देखते हैं कि आज कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा कितने आते हैं मेरे पास। कम से कम 100 प्लस 150 प्लस तो होने ही होने चाहिए। अब देखता हूं आपके अंदर कितना दमखम आ जाए, कितना आप कमेंट करते हैं मुझे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न आपके लिए है और यह प्रश्न बेसिकली हमने आपके लिए दिया है 200 वर्ड्स में, 200 शब्दों में, 200 शब्दों में आपको लिखना है। और ये पेपर GS4 यानी कि ये बेसिकली आपका एथिक्स का क्वेश्चन है। किसका? ETHICS। ये टॉपिक जो है ना, नागरिक घोषणा पत्र, सिटीजन चार्टर, ये आप पेपर सेकंड में ही पढ़ते हो। क्या? पेपर सेकंड में ही पढ़ते हो, लेकिन हमने इसको एथिक्स के रेफरेंस में दिया है, जो पेपर 4 में आप पढ़ते हो, नागरिक जो है घोषणा पत्र। तो नागरिक घोषणा पत्र क्या है? भारत के संदर्भ में इसकी विस्तृत विवेचना कीजिए। 200 शब्दों में आपको इसको क्या करना है? लिखना है। नागरिक घोषणा पत्र, सिटीजन चार्टर कहते हैं। समझ में नहीं आएगा तो कल मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन आप चाहें तो इसको घर पे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है पेपर 4 का, यूनिट 7 में एथिक्स में जो टॉपिक जो पोर्शन है उसी का ये टॉपिक है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलेंगे कल हम लोग एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।